हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो यह है केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर समझाऊंगा मैं, और साथ में जो भी न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटीज बनती हैं सारे न्यूमेरिकल के टाइप दिखेंगे हम। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स? क्यों पढ़ रहा हूँ मैं केमिकल काइनेटिक्स? तो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, आपने इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं ये देखने के लिए कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और एक रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड चलेगी। तो रिएक्शन कैसे करवाते हो? तो आपने देखा कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, बट हमने कभी रिएक्शन की स्पीड पे ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ मैंने बहुत सारे प्रोसेस लगा के पता लगा लिया कि ए रिएक्टेंट से मेरे को बी प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट, और मैं बोलता हूँ ये रिएक्शन मैंने बहुत सारे रूल्स यूज़ किए और पता लगाया ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो क्या मेरे लिए इनफ है ये जानना? नो। अगर मैंने बोला ये रिएक्शन को होते हैं 50 साल लगते हैं सेक्शन कंप्लीट होने के लिए, तो ये वर्थ इट है मेरे लिए करना? नो। तो रिएक्शन की स्पीड क्या है, एक रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होती है, ये जानना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरे पास चैप्टर कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का रेट का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा? बेसिकली स्पीड। सर कैसे? देखते हैं। तो इनिशियली होता क्या है, कोई भी रिएक्टेंट से मेरे को बनता है प्रोडक्ट। तो इनिशियली रिएक्टेंट 100% है, प्रोडक्ट 0 है। जैसे जैसे समय बीतता है रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता रहता है, प्रोडक्ट बढ़ता रहता है। इनिशियली रिएक्टेंट इज 100 प्रोडक्ट इज 0%। एज द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है टाइम के बीतने से, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या चीज रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट क्या चीज बढ़ रही है? उसको बोलता हूं कंसंट्रेशन। जैसे समय बीत रहा है रिएक्टेंट अभी 100% है, प्रोडक्ट 0 है। समय बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो रेट का मतलब क्या होगा? जैसे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम। चेंज क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियली 100% है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और फाइनली 0 है। तो कितनी देर में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हुई है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, उसको मैं बोलता हूं रेट। तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार क्या लिखा है रेट में। रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। चलो यहाँ पे ग्राफिकली समझते हैं। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम। अब आप रेड वाला ग्राफ देखो, जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे जैसे समय बीता विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज गोइंग डाउन। समय बीत रहा है तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा? कम हो रहा है। तो डेल्टा का मतलब चेंज है और ये सिंबल मतलब कंसंट्रेशन, आर का मतलब रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू हाउ मच? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा थी रिएक्टेंट की, फाइनल कंसंट्रेशन कम है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? नेगेटिव। सिमिलरली ब्लू वाला ग्राफ देखते हैं, ये पॉजिटिव है। जब टाइम मेरा 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी है मेरी? 0। प्रोडक्ट की 0 है कंसंट्रेशन टाइम 0 पे। जब समय बीता धीरे धीरे तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूंगा तो कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल। अब इनिशियल तो 0 था, फाइनल की वैल्यू ज्यादा थी तो वैल्यू क्या गई मेरी? पॉजिटिव। तो हमने ऑब्जर्व किया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव वेयर एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अगर मैं रेट के फॉर्मूले की बात करूं, व्हाट इज रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कितना हो गया? डेल आर अपॉन डेल्टा टी या फिर डेल पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे मैंने डेलिबरेटली माइनस साइन लगा दिया खुद से। क्यों लगा दिया? इसका रीजन है वाई, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। सिमिलरली रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट हमने देखा कि डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। टू मेक इट पॉजिटिव वी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, रिएक्टेंट का जब भी हम रेट लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के हिसाब से हम रेट लिख रहे हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज अ नेगेटिव, बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। टू मेक इट पॉजिटिव वी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन। प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो उसको मैंने ऐसे ही रखा, तो नेगेटिव साइन यहां पे आ गया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में एक बार, व्हाई वी इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन इन द रेट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो क्या बोलोगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, hence the change in concentration of reactant is negative,
but the numerical value of rate is cannot be negative, therefore we multiply it with negative sign to make the value of rate positive. Okay, now we have equated rate expression. अगर कोई आपके पास इक्वेशन है AA plus BB gives CC plus DD, where capital A, B, C, D are species, okay, and small a, b, c, d is coefficient. जैसे मैंने कोई रिएक्शन बोली N2 plus H2 gives 3NH2, okay, तो N2, H2 और NH3 ये जो है मेरे पास ये कैपिटल ए बी सी डी हैं, उनके जो कोफिशिएंट है 1 2 3 ये मेरे पास स्मॉल ए बी सी डी हैं. ओके, अगर मैंने इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन लिखना है मुझे तो कैसे लिखूंगा मैं, ए के हिसाब से रेट कितना होगा माइनस डी ए बाई डेल्टा टी, ये मेरे को समझ में आ गया, और कोफिशिएंट हमेशा होता है मेरा डिवाइड, तो -1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. माइनस क्यों आया, बिकॉज ये रिएक्टेंट है. बी के हिसाब से रेट कितना होगा 1 अपॉन बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी. माइनस क्यों है, बिकॉज ये रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा सिमिलरली पॉजिटिव. और इक्वेटेड का मतलब क्या है, चाहे रेट में ए से निकालूं, चाहे बी से, चाहे सी से, चाहे डी से, वो बराबर आएगा. इसलिए सारों के हिसाब से रेट मैंने क्या रख दिया बराबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेटेड रेट एक्सप्रेशन. ओके, नाउ वी हैव रेट आर ऑफ टू टाइप्स. रेट दो टाइप का होता है, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट का मतलब क्या है, पूरी रिएक्शन, जिससे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है. ओके, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो या स्कूटर से जा रहे हो अपने. जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल, तो इनिशियली आपकी स्पीड 0 है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगी. फिर कांस्टेंट स्पीड से जाओगे आप. हो सकता है फिर आप रास्ते में रोड खाली हो तो आप स्पीड बढ़ा दो, हो सकता है भीड़ भाड़ आ जाए स्पीड कम कर दो, तो आपकी स्पीड हर मोमेंट पे चेंज हो रही है. पर आप एक डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे, एक जगह एक टाइम के बाद, और फिर मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे. हर मोमेंट पर अलग अलग स्पीड थी, तो आप एवरेज बताओगे. क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया आपने पर यूनिट टाइम, ओके, एवरेज स्पीड थी, है ना. तो इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रही है. एंड देन वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं कि आप यहां से घर पे निकले 2 बजे निकले, मैं बोल रहा हूं 2:25 पे आपकी स्पीड कितनी थी. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ मुझे, इंटरवल पे नहीं, एक इंस्टेंट पे बताओ. तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब की स्पीड होगी दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. सिमिलरली एक रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन जो का रेट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, रिएक्शन का रेट. अगर मैं पूरी रिएक्शन का ओवरऑल रेट की बात कर रहा हूं, दैट इज मैं एवरेज रेट पूछ रहा हूं. दिस इज एवरेज रेट, बट मतलब इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं. अगर मैं बोल रहा हूं मुझे पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट बताना है, फिक्स इसी टाइम पे रेट बताओ, इंस्टेंट पे रेट बताओ, विच इज माई इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, तो सिंबल कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ये डेल्टा लगाते हैं किसके लिए, हमारा एवरेज रेट के लिए. यहाँ पे डेल्टा टी क्या दिखा रहा है मेरा, इंटरवल. डेल्टा टी क्या दिखा रहा है मेरा, इंटरवल. बट अगर ये इंटरवल बहुत कम है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ. इंस्टेंट की बात करूंगा तो डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा मेरा डी बाई डी टी में. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट. तो ये डिफरेंस है हमारा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में. ओके, नाउ वी हैव इक्विटी रेट एक्सप्रेशन, हमने ये पढ़ा था. इसके ऊपर बोर्ड का एक आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन इज गिवन टू यू, 2N2O5 विल गिव यू 4NO2 प्लस O2. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इतना. इसका NO2 के बनने का रेट, फॉर्मेशन का रेट मेरे को दे रखा है इतना. कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5. N2O5 का डिसअपियरेंस है. ऑब्वियसली रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 100% इनिशियली, धीरे धीरे क्या होगी टाइम के हिसाब से कम होती रहेगी, डिसअपियर होगा. तो ये डिसअपियर होगा, ये इनिशियली 0 होगा, ये फॉर्म होने का. तो इसका फॉर्मेशन का रेट दे रखा है मेरे को, इसके डिसअपियरेंस का रेट पूछा हुआ है. पहले सबसे पहले हमने बैलेंस रिएक्शन लिख ली, ठीक है. अगर क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई होती तो पहला जॉब क्या होती मेरी, मैं रिएक्शन को बैलेंस करता. फर्स्ट आई नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ओके, तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर ली, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है. फिर मैंने इसका इक्विटी रेट एक्सप्रेशन लिखा. कैसे लिखा, N25 का सबसे रेट कितना हुआ, डेल N2O5 बाई डेल्टा टी. ये 2 है 1/2, रिएक्टेंट है तो माइनस, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा, 4 है तो 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी. O2 के हिसाब से भी लिख लिया, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी. अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5. तो मेरे को N2O5 पे डिसअपियरेंस का रेट बताना है, तो मेरे को ये वैल्यू बतानी है. ओके, मैं इन दोनों को यूज कर लूंगा. तो डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी कितना होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, और ये माइनस इधर चला जाएगा. तो और NO2 बाई डेल्टा टी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में. व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इतना. तो इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है इतनी, इसकी वैल्यू मेरे को पता है. इसको मैं 4 से, इसको 2 से, ये कट गया 2, इससे मैंने वैल्यू कट करी तो मेरा ये आंसर आ गया. तो ये मेरा आंसर आ गया. ओके, तो दिस इज N2O5 बाई डी टी. बट ये डेल N2O5 बाई डी टी आया है. डिसअपियरेंस का मतलब
कम होना, मतलब माइनस, तो माइनस डेल N2O5 बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव, बिकॉज रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच केम आउट टू बी 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड। रेट की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन का मतलब मोलर अपॉन टाइम, दैट इज व्हाई दिस इज मोलर पर सेकेंड, और वी कैन यूज मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी किसी रिएक्शन का जो रेट है, किसी रिएक्शन की स्पीड है, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? तो वो फैक्टर्स कौन कौन से? टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज करने से अगर कोई रिएक्शन हो रही है, आप उसमें टेम्परेचर चेंज कर दो एक्सटर्नली, तो उस रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। सर क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का? तो पहले हमारे कोर्स में था एरिनियस इक्वेशन, यहाँ पर डिटेल में पढ़ते थे हम कि टेम्परेचर के चेंज से रेट कैसे चेंज होगा, बट हमें अप टू डेट सिलेबस के हिसाब से वो नहीं पढ़ना है, बट स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। टेम्परेचर हैज एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ऑन रेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल इफेक्ट? वो बताता हूँ। विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट इज फाउंड टू बी डबल्ड। जैसे जैसे आप 10 डिग्री बढ़ाओ, प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर में आप प्लस 10 कर दो डिग्री सेंटीग्रेड को, रेट क्या हो जाएगा आपका? डबल। ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। तो टेम्परेचर हैज एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप ऑन रेट, और वी कैन से विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट इज फाउंड टू बी डबल। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है हमारे रेट पे। सेकंड वी हैव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो हम यूज इसलिए करते हैं रिएक्शन का रेट चेंज करने के लिए। तो कोई भी रिएक्शन है जो काफ़ी स्लो है, उसमें आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट रेट बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, तो कैटलिस्ट इफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को। सेकंड पॉइंट इज कैटलिस्ट। थर्ड वी हैव कंसंट्रेशन। तो जो आपने कंसंट्रेशन लिए रिएक्टेंट की, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। एक रिएक्शन का रेट, एक रिएक्शन कितनी तेज होगी या कितनी कम होगी, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो रिएक्शन में कंसंट्रेशन लिया रिएक्टेंट की, वो कितनी है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो। नेक्स्ट वी हैव सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जो हमने रिएक्टेंट लिया है उसका सरफेस एरिया कितना है। तो कोई भी रिएक्शन होती है तो वो सरफेस एरिया के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, सरफेस एरिया को डिटेल में बताओ। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला आपके पास चीनी है, आपके पास शुगर है, आपके पास शुगर क्रिस्टल्स हैं, तो शुगर क्रिस्टल्स को आप डिजोल्व कर रहे हो पानी में, या फिर आपके पास बूरा है, यू नो बूरा, दैट इज रिफाइंड शुगर, बहुत रिफाइंड है, बहुत पतला है, चूरा चूरा है उसका, तो चूरा चूरा होगा वो ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा पानी में रादर देन शुगर। तो कौन सा ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व हो रहा है, कौन जल्दी डिजोल्व हो रहा है? सर जितना रिफाइंड होगा उतना अच्छा डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ गया। तो विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है कि फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स, तो यू कैन राइट दीज फैक्टर्स। ओके, अब मैंने बोला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है। सर मैं कैसे मानूं? कोई फॉर्मुलेशन है, कोई फॉर्मूला है आपके पास? तो एक्चुअल में कोई फॉर्मूला बताओ जो रेट का डिपेंडेंस बताए एक्चुअल कंसंट्रेशन पे, कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास जो लॉ है वो है हमारे पास रेट लॉ। क्यों पढ़ रहा हूं मैं रेट लॉ? बिकॉज रेट लॉ इज अ लॉ दैट गिव द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट। तो रेट का कंसंट्रेशन से क्या डिपेंडेंस है, कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो लॉ कौन बताएगा मेरे को? रेट लॉ बताएगा, एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट। ओके, तो कैसे होता है, कैसे बताता है, क्या है रेट लॉ, वो देखते हैं। मैंने एक इक्वेशन ली प्रोटोटाइप, ए प्लस बी की प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट है, तो रेट क्या होगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, तो ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो रेट कितना होगा? प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन ऑफ बी के। इसकी को पावर है, इस कंसंट्रेशन की पावर है यहाँ पे x, यहाँ पे पावर है y। सर ये क्या x और y a और b हैं? नो, दे आर नॉट a एंड b। इसके कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, वो लॉ ऑफ मास सेक्शन में होता है, पर लॉ ऑफ मास सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं है, ये हमारा रेट लॉ है। सर ये एक्स वाई की वैल्यू क्या है, कहाँ से आएगी एक्स वाई की वैल्यू? अभी टाइम बीइंग के लिए आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा चैप्टर का हम बताऊंगा मैं आपको ढंग से कि एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आएंगी। अभी के लिए रेट लॉ क्या है आपके पास? कोई भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रेट की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, कोई भी कोफिशिएंट है एक्स कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ओके, दिस इज योर रेट। अब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा, तो रेट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल आया, कांस्टेंट लगा दिया के, इस कांस्टेंट को बोलता हूं मैं रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे जो पावर है ना ये एक्स और वाई, इस एक्स प्लस वाई के समीशन को बोलता हूं मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, अगर आपको रेट लॉ है, ये आपका रेट लॉ है, विच इज दिस इज रेट लॉ, ओके। रेट लॉ अगर आपको दे रखा है तो कोफिशिएंट की जो पावर है, जो कोफिशिएंट है, जो हमारे कंसंट्रेशन जो टर्म है उसकी जो पावर का सम है, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले मेरे पास रिएक्शन थी, इससे मैंने रेट लॉ बताया, एक्स वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, उसके बाद ये जो कंसंट्रेशन का पावर का सम किया वो मेरा यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, एंड के इज माई रेट कांस्टेंट। चलो एक रिएक्शन के लिए और देख लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो व्हाट विल बी योर रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। व्हाट इज दिस एन, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इस रिएक्शन में एन को क्या बोलूंगा मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। सो नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो उसका रेट लॉ के हिसाब से रेट कितना होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर एन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन, वेयर के इज योर रेट कांस्टेंट एंड एन इज ऑर्डर ऑफ योर रिएक्शन, ओके। तो अगर मुझे यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, रेट की यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके, के का फॉर्मूला कितना हुआ, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर एन। अगर मुझे रेट की यूनिट चाहिए तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट की यूनिट सॉरी, विच इज यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर एन, ओके। यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स, है ना, और यूनिट ऑफ दिस कंसंट्रेशन इज कंसंट्रेशन एंड देन पावर एन, 1 और एन बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई के की कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ओके। व्हाट इज योर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, तो आई कैन राइट द यूनिट दिस एज मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो मेरी कंसंट्रेशन, जो मेरा रेट कांस्टेंट की यूनिट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन के ऊपर। व्हाट इज योर एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को मिला है, जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार बोर्ड में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, रेट और रेट कांस्टेंट में दो डिफरेंस बताता हूँ। फर्स्ट डिफरेंस, रेट डज नॉट, रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। अभी देखा तुमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन था, बट रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यूनिट ऑफ रेट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, वेयर एज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। चलो सर एक 2-3 ऑर्डर के निकाल के बता दो क्या क्या यूनिट आएगी। तो हमारे कोर्स में 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो हम निकाल के देखते हैं। यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट की यूनिट 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो 0 ऑर्डर के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इनको क्या रखना पड़ेगा, 0, विच इज कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स और मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फॉर व्हाट ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम। यूनिट ऑफ रेट क्या होता है हमारा, मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट कांस्टेंट की यूनिट भी आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड, कौन सा ऑर्डर के लिए आई है, 0 ऑर्डर के लिए आई है, ओके। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे को देखना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो n इक्वल्स टू 1, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 हियर, कंसंट्रेशन की पावर 0 टाइम इनवर्स, ओनली टाइम इनवर्स, वो सेकंड इनवर्स, सिर्फ टाइम इनवर्स अगर आपकी यूनिट है उसका मतलब कौन सा ऑर्डर है आपका, फर्स्ट ऑर्डर है, ओके। फॉर सेकंड ऑर्डर n को 2 पुट कर दिया, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन की पावर -1 टाइम इनवर्स, तो मोल पर लीटर का इनवर्स दैट इज लीटर पर मोल, तो यूनिट ऑफ के इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो दीज आर डिफरेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस, क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस टॉपिक। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, के की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट, सम रेट कांस्टेंट इज गिवन टू यू एंड आस्किंग फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मुझे इस न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट से मतलब है। लुक द यूनिट इज सेकंड इनवर्स, तो यूनिट अगर सेकंड इनवर्स है तो यहाँ पे देखो सेकंड इनवर्स अगर यूनिट है आपकी, तो ऑर्डर क्या आ गया आपका, फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, वो बोलेगा के की वैल्यू इस न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी, और यूनिट उसकी दे रखी है लीटर पर मोल पर सेकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो लीटर पर मोल पर सेकंड, ऑर्डर रिएक्शन ऑफ इज 2, आंसर आ जाता है वहाँ पे 2। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से मैं ऑर्डर पता लगा सकता हूँ, मुझे ऑर्डर पता है रिएक्शन का तो मैं यूनिट पता लगा सकता हूँ रेट कांस्टेंट इस फॉर्मूले से, और अगर मुझे के दे रखा है यूनिट के साथ तो मैं ऑर्डर बता सकता हूं। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, जिसको देखते हैं। क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर आप ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हो
तो रेट 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो मुझसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, देखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो भाई रेट लॉ, व्हाट इज रेट लॉ? रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर n। यस, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आ गया, ओके। तो लिख दिया मैंने r इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट क्या था a की पावर n, ऑलराइट। सर ये n कहाँ से आया? n ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी बातें भी आगे डिस्कशन में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट क्या हो गया 27 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन ए कितनी हो गई 3 टाइम्स, तो r की जगह 27r इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह 3a, ट्रिपल हो गया ये की पावर n, 27r इक्वल्स टू के 3 की पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n, तो 27r इक्वल्स टू के 3 की पावर n, के ए की पावर n, के ए की पावर n की वैल्यू कितनी है r, तो ये वैल्यू r से कट गई, 27 इक्वल टू 3 की पावर n, क्लियरली n इक्वल्स टू 3, तो ये है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। सर यहाँ पे आपने n को बोला 3, व्हाट इज 3? ऑर्डर। ऑर्डर होता क्या है? तो ऑर्डर को जानते हैं, और ऑर्डर के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म है मॉलिक्यूलैरिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, बहुत बार पूछा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को जानते हैं कि डिफरेंसेस भी देख लेंगे। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर है क्या? हमने देखा किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट, ये रेट लॉ है, रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, ये ऑर्डर है। सर अगर कोई रिएक्शन है उसके हिसाब से रेट लॉ ये है, तो क्या होगा ऑर्डर? x प्लस वाई इज ऑर्डर। तो उसको मैं लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करूंगा? ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर। ऑर्डर क्या है? सम है पावर का, किसकी पावर का? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का। कहां पे? रेट लॉ के अंदर। तो ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम इज ऑर्डर। ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म with respect to reactant in the rate law expression. Okay, now this order can have any value. Order can be negative, order can be positive, order can be zero, order can have a fraction value. तो ऑर्डर की कैसी भी वैल्यू आ सकती है। ऑर्डर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ऑर्डर। कहाँ से पता लगाता हूँ मैं इसकी वैल्यू? रेट लॉ से। प्लीज रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ऑर्डर कैन बी प्रिडिक्टेड ओनली बाय रेट लॉ, ठीक है। नाउ ऑर्डर कैन प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर से हम रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ स्टडी, इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो अभी तक हम रेट की बात करते हुए हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा उसको कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? मेरा ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकता है। कैसे प्रेडिक्ट करता है वो भी डिस्कशन में देखते हैं। एनीवेज नाउ वी हैव मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा कभी रेट लॉ से नहीं पता लगा सकते। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा में मुझे मिलेगी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन से। जैसे रिएक्शन है ए प्लस बी के प्रोडक्ट, तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे इसके अंदर? सर इसके ए, इसके बी, ये ए प्लस बी। रेट लॉ का जो ऑर्डर आया वो एक्स वाई से आया, एक्स वाई रिएक्शन से नहीं आ रहा, वो रेट एक्स वाई कैसे आ रहा है वो देखेंगे अभी। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो किससे आ रही है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, उसका सम इज मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, दिस इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इट्स वैल्यू 1 2 3 लाइक दैट। ओके, नाउ इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर कैन प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी मैकेनिज्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, बस मुझे मॉलिक्यूलैरिटी से ये पता चलेगा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3, मतलब मेरे 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए रिएक्शन में, तो आई विल से रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट ऑर्डर मेरे को क्या बताएगा? रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, वहाँ से समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है। ओके, सो नाउ वी विल सी रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर कैन प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, उस चीज़ को देखते हैं कैसे है। तो हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, अनदर इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में खत्म हो जाती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल N2O4 से NO2 का बनना, ये एक स्टेप में खत्म होता है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अनदर वी हैव कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, रिएक्शन विच टेक मोर देन 1 स्टेप्स। सर जैसे ये रिएक्शन है, ये क्या है? मेरी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मेरी कैसी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सर एक ही स्टेप में तो खत्म हो रही है? नहीं, एक स्टेप में खत्म नहीं हो रही। सर कैसे पता मेरे को एक स्टेप में खत्म नहीं हो रही? चलो ठीक है, मैं इसे रेट लॉ लिख के देखता हूँ। क्या आप इसे रेट लॉ से लिख पाओगे? रेट बता पाओगे इस रिएक्शन का? हाँ सर, इसका रेट कितना हो गया? रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 2, यहाँ पे आ गया 2। क्या ये रेट सही है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। नो, इट्स रॉन्ग। व्हाई? सर आपने ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया, क्या रेट लॉ ऐसे होता था? नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखते थे हम x,
इस x की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था अभी, इस x की वैल्यू को आप रिएक्शन से नहीं बता सकते, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे x की वैल्यू को, अब वो टाइम है वो समझने का मुझे मैकेनिज्म। तो इसकी वैल्यू क्या होगी x की, वी विल सी दिस। अब मैंने बोला जो रिएक्शन है ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ये एक से ज़्यादा स्टेप से मिलकर बनी होगी। तो इसको मैंने समझा रिएक्शन को, तो दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन। ये किससे बनी, 2 स्टेप से मिलकर बनी है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या है, N2O5 का स्लो स्टेप, ये स्लो बताता हूँ, स्लो फर्स्ट क्या है, N2O5 से बना मेरे NO2 प्लस NO3, और फिर दूसरी रिएक्शन में क्या है मेरे NO2 से ये वाला NO3 मैंने इसमें ऐड कर दिया, N2O5 प्लस NO3 गिव NO2 प्लस NO2। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, आप इन दोनों को ऐड करो, स्टेप को क्या हो जाएगा, N2O5 प्लस N2O5 गिव्स 2N2O5, ओके। 3NO2 प्लस NO2 गिव 4NO2, O2 से O2, ये वाला NO3 से NO3 कट गया, यस और नो। जब इसको ऐड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग एन ओवरऑल रिएक्शन। बट यहाँ पे एक रिएक्शन थोड़ी स्लो हो रही है, इसको मैंने स्लो बोला, ये थोड़ी फास्ट हो रही है, इसको मैंने फास्ट बोला। अब जो रिएक्शन का रेट है, जो मैंने बोला यहाँ पे रिएक्शन का रेट है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, कि ओवरऑल रिएक्शन से पता चल रहा है, नो। ये एक्सेल किससे पता चलेगी, एक्सेल पता चलेगी आपको स्लो स्टेप से। तो स्लो स्टेप का जो रिएक्टेंट होगा वो डिफाइन करेगा रेट को। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है मेरा 1, तो इसलिए पावर में क्या जाएगा 1, दिस इज ओवरऑल रेट। तो रेट क्या आ गया हमारा, रेट इक्वल्स टू के N2O5 की पावर 1। ये 1 कहाँ से आया, स्लो स्टेप में 1 है, यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे आता 5। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है रेट को, क्या ओवरऑल रिएक्शन डिटरमाइन कर रही है रेट को, नहीं। कौन डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप। तो मैं बोलता हूँ स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वाई स्लो स्टेप, वाई नॉट ओवरऑल रिएक्शन, वाई नॉट फास्ट स्टेप, वाई ओनली स्लो स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझो। मान लो एक साइकिल की फैक्ट्री है, एक बाइसाइकिल की फैक्ट्री है, उसमें बाइसाइकिल के पार्ट्स बनते हैं। तो मान लो उसकी सीट बन गई दिन में 10, पैडल का पेयर बन गए दिन में 10, टायर बने सिर्फ दिन में 5। तो अगर मैं बोलूँ एक दिन में कितनी साइकिल बन के तैयार होती हैं, सारे पार्ट 10-10 बन रहे हैं, बट टायर कितने बन रहे हैं, टायर कितने पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर बन रहे हैं। तो पूरी साइकिल कितनी तैयार होंगी बन के, सिर्फ 5। सर हैंडल तो 50 बन रहे थे मान लो दिन के, तब भी साइकिल कितनी तैयार होंगे बन के, 5। तो साइकिल की बनने की स्पीड कौन डिटरमाइन कर रहा है, जो काम धीरे हो रहा है। तो जो हमारे टायर थे वो धीरे बन रहे थे, टायर धीरे बन रहे थे, तो पूरी साइकिल के बनने का रेट किसने डिफाइन किया, टायर ने डिफाइन किया। बाकी पार्ट जो तेज बनते गए उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे साइकिल के बनने की स्पीड का। तो कौन डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप। जो काम धीरे हो रहा है वो पूरी रिएक्शन का स्टेप डिटरमाइन करेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 रिएक्शन से मिलकर बनी है, स्लो और फास्ट, ओके। पर पूरी रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करेगा, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप का जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो रेट लॉ में ऊपर जाता है, वो रेट लॉ में आएगा। तो ये बात प्लीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी हैव अ न्यूमेरिकल। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। तो आपको एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ डेटा दिया हुआ है, यू कैन रीड द क्वेश्चन प्लीज। द रिएक्शन इज गिवन टू यू, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है 1 2 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, और डी के फॉर्मेशन का रेट दे रखा है, एंड यूनिट दिए कंसंट्रेशन पर यूनिट मिनट, सेकेंड नहीं मिनट दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्लीज पे अटेंशन, ओके। दिस वैल्यूज गिवन, कहता है कैलकुलेट रेट लॉ, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, और कौन सा मैकेनिज्म इसमें सही होगा। तो पूरे क्वेश्चन को आराम से देखते हैं प्लीज, सॉल्यूशन, ठीक है। पहली बात क्या होगा रेट, इससे रेट लिखता हूं मैं, तो व्हाट इज रेट, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे 2 और 1 है, मैंने लिख दिया 2 और 1, ये रेट लो सही है। अगर आपको ये लग रहा है कि सही है तो ये गलत आंसर है, प्लीज पे अटेंशन। अरे कौन सी रिएक्शन है ये, ओवरऑल रिएक्शन। क्या ओवरऑल रिएक्शन रेट बताती है आपको, नो। अभी तो पढ़ा है हमने, विच स्टेप, स्लो स्टेप, विच स्टेप, स्लो स्टेप इज डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्लो स्टेप तो नहीं है, तो ओवरऑल रिएक्शन है, तो कभी भी ये रेट ऐसे नहीं लिखूंगा। तो फिर क्या लिखूंगा, सर मेरे को तो नहीं पता, स्लो स्टेप तो नहीं पता, कोई बात नहीं, आप लिखो रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। सर ये एक्स और वाई क्या है, ये मुझे किससे पता चलेंगे, स्लो स्टेप से। मुझे स्लो स्टेप नहीं पता तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, अभी अपने आप इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ओके। चलो देखते हैं आगे। तो मैंने रेट लिख दिया, अब मुझे वैल्यू किस किस की पता है वो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। रेट की वैल्यू मुझे पता है, हाँ पता है। कंसंट्रेशन ए की वैल्यू पता है, यस। कंसंट्रेशन बी की वैल्यू पता है, हाँ पता है। तो तीनों डेटा मैंने एक बार यूज़ किए। रेट की जगह मैंने क्या लगाया, 1.5 × 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू 0.10 की पावर एक्स 0.10 की पावर y, my first equation. Now we have another which is 3 ×
10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन 0.20 की पावर x 0.20 की पावर y सेकेंड. नाउ आई हैव थर्ड विच इज 6 into 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन 0.20 की पावर x 0.40 की पावर y. दिस इज योर थर्ड स्टेप. ओके, तो हमने ये जो तीनों डेटा थे ये तीनों यहाँ पे नोट कर दी. ये मेरा 1 2 3. अब मेरे पास कितने वेरिएबल हैं सर? k एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन. 3 वेरिएबल यू नीड टू सॉल्व. चलो उससे सॉल्व कैसे करते हैं? पावर वाले वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं? डिवाइड कर दो इसको, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो. तो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन. तो वी आर डिवाइडिंग बेसिकली डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय सेकंड. थर्ड को सेकंड से मैंने डिवाइड कर दिया. कितना है? 6 into 10 की पावर -3 अपॉन 3 into 10 की पावर -3. दिस इज k 0.20 की पावर x 0.40 की पावर y अपॉन दिस इज ऑल्सो k 0.20 की पावर x 0.20 की पावर y. अब देखते हैं क्या क्या कट सकता है. ये पूरे पार्ट से पूरा पार्ट कट गया. दिस इज 2 ओनली. 2 इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.2 इज 2, मतलब 0.40 अपॉन 0.20 की पावर y. ये कितना आ गया? 2 इक्वल्स टू 2 की पावर y. तो अब पावर 1 है, यहाँ पे पावर y है, तो y इक्वल्स टू 1. आपका y क्या आ गया? 1 आ गया. ठीक है, आपको x भी निकालना है और k भी निकालना है. ठीक है, y आपका 1 आ गया. नाउ यू कैन डिवाइड 2 सेकेंड बाय फर्स्ट. तो नाउ वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट विच इज 3 into 10 की पावर -3 अपॉन 1.5 into 10 की पावर -3 विच इज k 0. कितनी वैल्यू है इसकी? ये वाली वैल्यू नोट करनी है मुझे. विच इज k 0.20 की पावर x 0.20 की पावर y अपॉन दिस वैल्यू k 0.10 की पावर x 0.10 की पावर y. ओके, नाउ आई एम कैंसलिंग इट. तो इससे ये कट गया, ये 2 आ गया यहाँ पे, इससे ये कट गया. ठीक है, y की वैल्यू मेरे को पता है. ये कितना हुआ? 0.20 अपॉन 0.10 की पावर x अपॉन 0.20 अपॉन 0.10 की पावर y. ऑल राइट, y की वैल्यू 1 है, मैंने 1 पुट कर दिया. 2 इक्वल्स टू दिस इज हाउ मच? 2 की पावर x. दिस इज हाउ मच? 2 की पावर y इज 1. ओके, तो नाउ इससे कट गया, तो 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x. इससे x की वैल्यू कितनी आएगी प्लीज? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? किसी की पावर क्या करूं मैं? 1 आ जाए. किसी की पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो 2 की पावर 0 क्या होगा हमारा? 1. x इक्वल टू 0. तो मेरा x अगर 0 आ गया और y मेरा 1 आ गया. नाउ आई नो द रेट लॉ. आई होप यू अंडरस्टूड द रेट लॉ नाउ. तो रेट लॉ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट. तो योर रेट विल बी, रेट इज हाउ मच? k concentration of a की पावर x which is 0 and concentration of b की पावर which is 1. तो your rate will be, your rate is nothing but k into concentration of b. a तो 0 हो गया ना, a की पावर 0 मतलब 1 which is b. तो now ये आपका रेट लॉ है. तो मेरे को दिखने में लग रहा था इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का जो रेट आने वाला है, रेट लॉ, वो किससे आया है? वो ऐसे आया है. तो सर स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वो ए कहाँ गया? ए नहीं है. स्लो स्टेप में ए नहीं होगा. स्लो स्टेप में क्या होगा? सिर्फ बी. अब आपसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, कहता है विच मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद रेट लॉ. आप सोच के बताओ, आपका जो रेट आ रहा है, ये रेट कौन डिटरमाइन करता है? ये स्लो स्टेप. तो स्लो स्टेप में क्या होना चाहिए? सिर्फ बी. और कितने बी होने चाहिए? 1. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें से स्लो स्टेप में सिर्फ बी होगा और 1 बी होगा, पहला वाला. स्लो स्टेप में क्या है? ए और बी? नो. अगर ये रिएक्ट मैकेनिज्म होता तो रेट कितना बनता बताओ? योर रेट विल बी के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी. अगर ऐसा रेट होता तो मैं बोल देता कि ये बी कंसिस्टेंट है. यहाँ पे तो ए नहीं है, तो ये गलत आंसर है. इसके साथ स्लो स्टेप क्या है? ये है. तो सबसे रेट कितना हो गया? रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 1. तो ये रेट है और यही रेट आ रहा है हमारा. हाँ, यही रेट आ रहा है. तो बिल्कुल सही. इसका मतलब सेकेंड मैकेनिज्म कंसिस्टेंट है मेरे रेट लॉ के हिसाब से. ठीक है,
फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट? अब क्या निकालना है मुझे? रेट कांस्टेंट की वैल्यू। रेट कांस्टेंट निकाल लूंगा मैं यहाँ से, के वैल्यू बतानी है। हाँ, आपको डेटा पता है, यूज दिस डेटा। रेट की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो 1.5, दिस इज 1.5 इंटू 10 के पावर -3 के। कंसंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू विच इज 0.1, दिस इज 0.1। योर वैल्यू ऑफ के इज 0.15 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, 0.15 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो ये आएगा मेरा 15। ओके, 1.5 अपन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 15 इंटू 10 की पावर -3। ये आ गई आपकी के की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये के की यूनिट भी तो होती है कुछ। व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट। क्या यूनिट होगी सर? रेट कांस्टेंट की यूनिट तो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। कौन सा ऑर्डर आया रिएक्शन का? 1। देख रहे हो यहाँ पे n = 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की? सर टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स नहीं, सेकंड इनवर्स नहीं आएगा। पे अटेंशन, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है मुझे मिनट, तो यूनिट क्या आने वाली है इसकी? मिनट इनवर्स। इतना मिनट इनवर्स। आई होप यू गेट इट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, इतना मिनट इनवर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ वी हैव इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हमारे कोर्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फटाफट से देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने कोई रिएक्शन लिए, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, और रेट लॉ के हिसाब से रेट कितना होगा? रेट इक्वल्स टू के आर की पावर एन, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रेट की डेफिनेशन के हिसाब से रेट इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मैंने बराबर रख दिया। सिंस ऑर्डर इज जीरो, जीरो ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, एन इक्वल टू जीरो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू जीरो हेयर, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर जीरो। आर की पावर जीरो इज 1, पावर जीरो तो मतलब 1 हो गया। तो डी आर की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के, तो डी आर इक्वल्स टू माइनस इधर चला गया के डी टी। ये क्वेश्चन आ गई मेरे पास। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट, इंटीग्रेशन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। डी आर का इंटीग्रेशन इज आर, माइनस के एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन इज टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स। ऐसे ही डी आर कुछ नहीं है तो आगे क्या है? 1, 1 का इंटीग्रेशन इज आर, आर आ गया यहाँ पे। डी टी का इंटीग्रेशन इज टी, ये आ गया, प्लस सी। सी क्या है? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगता है। सर आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन में सी लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया सी, ऐसे क्यों? एक्चुअल में यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा C1, यहाँ कांस्टेंट होगा C2, C2 माइनस C1 वो भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसलिए मैंने एक ही कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे C। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, नाउ अगर अब मुझे C की वैल्यू निकालनी है, C कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कुछ यूज़ करूंगा इक्वेशन। क्या सोचा मैंने? जब मेरा टाइम जीरो होगा, आप सोचो रिएक्टेंट इनिशियली 100% है, प्रोडक्ट जीरो है, जब टाइम जीरो होगा तो रिएक्टेंट कितना होगा हमारा? मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी उसकी, उसको बोलूंगा मैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैंने बोला टाइम इक्वल टू जीरो, माई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी आर नॉट। आर नॉट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन। जिससे टाइम बटा कंसंट्रेशन कम हो रही है मेरी, तो टाइम जीरो पे जो कंसंट्रेशन है उसको बोलो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैंने टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आर की वैल्यू आर नॉट रख दी। तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, आर इज आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी हो गई? आर नॉट। आपने वापस आर नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये आ गया आपका। तो मैथ्स वाले बच्चे उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन एंड दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो मैंने देखूंगा वाई एक्सिस पे मेरा आर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एक्स जीरो, वाई की वैल्यू सी, एक्स जीरो वाई की वैल्यू आर नॉट। स्लोप नेगेटिव है, डाउनवर्ड आ गया ग्राफ। सर कैसे बनाया ये ग्राफ, मुझे डिटेल में समझना है, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें ये समझाया है मैंने हाउ टू इंटरप्रेट अ गिवन ग्राफ। तो आप किसी भी इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना सकते हो, और ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, तो पता लगा सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हो प्लीज। तो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी हैव हाफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? हाफ लाइफ आधी जिंदगी। आधी जिंदगी से मतलब क्या है? टाइम एट विच कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इनिशियली कंसंट्रेशन कुछ थी मेरे पास, टाइम जीरो पे इनिशियली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी मेरी मैक्सिमम 100% थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो किस टाइम बाद कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल की आधी हो जाएगी? टाइम एट विच कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। तो कैसे डराइव करूंगा मैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला? टी को मैंने बोला टी हाफ और टू 50%।
50% मतलब कितने टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% हो गई, ठीक है। तो मैंने बोला R इक्वल टू आर नॉट बाई टू, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो गई, R नॉट ओरिजिनल का डिवाइड बाई 2, आधी हो गई, तो उस टाइम को बोलूँगा मैं टी हाफ। अब इसी क्वेश्चन में पुट कर दी वैल्यू, R की जगह आर नॉट बाई टू, टी की जगह टी हाफ। इसको सॉल्व किया तो टी हाफ कितना आ गया मेरे पास, concentration of R naught upon 2K. What is R naught? Initial concentration upon 2. K is your rate constant. So this was all about your zero order reaction. Now let us see first order reaction, which is almost same. बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरी रिएक्शन है रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट, तो रेट क्या हो गया डेफिनेशन के हिसाब से माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस क्यों रिएक्टेंट का रेट है, ओके। और रेट लॉ के हिसाब से के आर की पावर एन, since it is a first order reaction your n equals to 1, putting n equals to 1 here, तो minus dr by dt equals to k r। नाउ वेरिएबल सेपरेबल, r को मैं नीचे लेके आ गया, dt को मैं इधर लेके आ गया, तो k dt और r नीचे आ गया, माइनस को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dr अपॉन r इक्वल्स टू माइनस के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज ln x, मतलब log बेस e x, तो 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन इज ln x, नेचुरल log x, तो विच इज ln r, ओके, माइनस के एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन इज t, 1 का इंटीग्रेशन इज x, dx की टर्म्स में, dt टर्म्स में इज t, कांस्टेंट यहाँ पे भी आएगा C1, यहाँ पे भी आएगा C2, C2 माइनस C1 को एक ही कांस्टेंट बोल दिया विच इज C, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नाउ एट t इक्वल टू 0, टाइम 0 पे आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या हो गया हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, तो मैंने लिख दिया t इक्वल टू 0, योर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज नथिंग बट योर इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन आई विल बी गेटिंग ln r नॉट इक्वल्स टू माइनस k, टाइम इज 0 प्लस c की वैल्यू आ गई ln r नॉट, C की वैल्यू वापस इस इक्वेशन पुट कर दी मैंने, आई विल गेट ln r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने ध्यान से देखा, ऊपर लिखा मैंने ये, फिर मैं ग्राफ बना सकता हूँ, ये मेरे y एक्सिस पे है, ये टाइम मेरे x एक्सिस पे, ये मेरा c हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उससे मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ गाइज वो वीडियो देखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स में हमें ग्राफ पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या है, तो ग्राफ के लिए जैसे भी क्वेश्चन आएंगे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में वो सब हैंडल कर लोगे आप उस वीडियो को देख के, ऑल राइट। नाउ वी हैव, इस इक्वेशन से मैं और थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूँ इस इक्वेशन को, तो आई कैन डू दिस, ln r नॉट, ये इसको मैं इधर ले गया, ln r नॉट माइनस ln r इक्वल्स टू के टी, इसको मैं इधर ले गया, ओके, तो log a माइनस log b, log a अपॉन b हो गया, विच इज ln r नॉट अपॉन r, ठीक है। अब ये log का बेस क्या है हमारा e, दिस इज नेचुरल log, बेस e पे होता है, पर जो हमें क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो हमें log टेबल है वो log बेस 10 पे है, तो log ln से बेस e से log कैसे कन्वर्ट करते हो, तो ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग। सर मेरे को तो लॉग समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मैंने लॉग के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है गाइस, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो वीडियो, ओके। सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, ओके, तो ln को मैंने कन्वर्ट कर दिया बेस e से बेस 10 में 2.303 लॉग r नॉट अपन r इक्वल्स टू के टी। अब इसको मैं इधर लेके 2.303 को, तो ln r नॉट बाई r इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। नाउ एक और ग्राफ बना सकता हूँ मैं इससे, अगर इसको मैंने y एक्सिस पे ले लिया और टाइम मेरा x एक्सिस पे है, तो y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन हो गई है, तो y पे ln r नॉट बाई r, x पे टाइम, x 0 पे y की वैल्यू 0 होगी, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप कितना है हमारा k अपॉन 2.303, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ग्राफ। नाउ वी हैव हाफ लाइफ, हाफ लाइफ अभी बताया था मैंने क्या होता है, टाइम एट विच कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो अभी कितनी वैल्यू निकली थी इसकी r नॉट बाई r, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालते हैं, तो हाफ लाइफ में क्या पढ़ा था मैंने, टी को बोलूंगा मैं टी हाफ व्हेन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज r नॉट अपॉन 2। तो मैंने सेकंड इस क्वेश्चन में पुट कर दिया मैंने थर्ड में, तो क्या है मेरे पास ln r नॉट, r की जगह r नॉट बाई 2, k t की जगह t हाफ अपॉन 2.303, तो ये ऊपर चला गया, टू r नॉट से r नॉट कट गया, log 2 इक्वल्स टू के टी 1/2 2.303, तो टी हाफ की वैल्यू कितने आ गई 2.303 log 2 अपॉन के, log 2 की वैल्यू बेस 10 पे 0.3010, तो दिस इंटू 0.3010 विल केम आउट टू बी 0.693 अपॉन के। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाफ लाइफ जो हमारा जीरो ऑर्डर का है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन
depend upon initial concentration R0, whereas half life और first order reaction does not depend upon initial concentration. यहाँ पे कभी concentration का कोई टर्म नहीं आ रहा. इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर के जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. तो पेपर में क्वेश्चन आता है फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन योर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. तो आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो का मतलब होता है नकली. ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है. सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाएंगी. वो दिखाएंगी कि वो फर्स्ट ऑर्डर हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, उनको बोलेंगे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अभी मैंने एग्जांपल लिया है एक, तो मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ईस्टर का. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में अगर मैं रिएक्शन देखूंगा तो रेट मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये प्लस ये दो मेरे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2. अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर आएगा हमारा 1. कैसे सर? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने इसको बहुत लेस अमाउंट में लिया है, वाटर को मैंने बहुत एक्सेस में लिया है. वाटर को मैंने एक्सेस में लिया है तो रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, ये तो बहुत कम है, तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी इसकी, और वाटर वैसा का वैसे ही रहेगा बिकॉज एक्सेस है. समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लिया, समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा. सिमिलरली तो H2 कंज्यूम नहीं हुआ बट ये मेरा कंज्यूम हो गया, तो इसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा. तो रेट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी K, कंसंट्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू पावर 1. तो दिस रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बट एक्चुअली इट्स नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती हैं कुछ कंडीशंस में. कंडीशन क्या होगी, आप कैसे देख के पता लगाओगे किसी क्वेश्चन को ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो कर रही है? अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं और एक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एक्सेस में, एक की बहुत कम है, तो समझ जाना ही सूडो ऑर्डर रिएक्शन है. ओके, और इसका जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो क्वांटिटी कम है, लाइक दिस. ठीक है, तो चैप्टर को खत्म कर दिया हमने वन शॉट में. अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, उसको और देखते हैं प्लीज. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% कंप्लीशन. कैलकुलेट टी हाफ फॉर द रिएक्शन. व्हाट इज टी हाफ? हाफ लाइफ निकालनी है. ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स. टाइम कितना लग रहा है मेरे को? t इक्वल्स टू 40 मिनट्स. ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो आपको याद होनी चाहिए प्लीज. Kt इज इक्वल्स टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन टाइम t. ठीक है, 40 मिनट्स में आपका रिएक्शन कितनी हो रही है? 30% कंप्लीट हो रही है. तो पुट करता हूं डेटा विच इज k. t की वैल्यू कितनी है? 40 मिनट्स. ओके, 2.303 log R0. अगर मैंने माना परसेंटेज में दे रखा है तो उसको 100 मान लो टोटल को. इसका मतलब R0 को मैंने कितना मान लिया? 100. व्हाट डू आई मीन बाय 100? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है मेरी? अगर 100 है तो R कितनी हो गई? रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है? 30% कंप्लीट हो गई. अगर रिएक्शन 30% कंप्लीट हुई है तो कितनी रिएक्शन बची है? अभी 70% बची है. तो कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट अगर 100% था या 100 था तो कितना बचा है अभी? R 70 बचा है. क्यों? 30% ही तो हुई है रिएक्शन, तो कितना हो गया ये? 70. कैसे निकालेंगे इसको? 100 माइनस 30. ओके, तो विच इज K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 log 100 by 70 इज log 10 by 7. कैलकुलेट करोगे विच इज 1.428. इस क्वेश्चन में मुझे log 1.428 की वैल्यू गिवन थी. ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी हो गया. तो K की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.1458, वट एवर वैल्यू इज गिवन टू मी. तो K की से वैल्यू निकल जाएगी. यस, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K फ्रॉम हियर. व्हाट वुड बी द यूनिट? कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K की यूनिट होती थी टाइम इनवर्स. ओके, तो टाइम किस में दे रखा है मेरे को? यहाँ पे मिनट्स में. इसका मतलब क्या हुआ? ये इतना मिनट इनवर्स. ओके, आई होप आपको K की वैल्यू समझ में आई होगी. आपको सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल लोगे. आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है हाफ लाइफ, टी हाफ. व्हाट इज टी हाफ माय फ्रेंड्स? टी हाफ क्या होता है? your T half is how much? For first order reaction T half is 0.693 upon K. ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे प्लीज. दोनों की ये वाली क्वेश्चन याद करनी पड़ेगी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ऐसी क्वेश्चन याद करनी पड़ेगी और हाफ लाइफ याद करना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन पुट दिस वैल्यूज. ऑलराइट, तो व्हाट इज योर टी हाफ? योर टी हाफ विल बी 0.693 and the value of K you have already calculated. Just put this value, which is 2.303 into 0.148 into 40. So this is how you will calculate T half. इतना मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट इनवर्स था ना, K इज मिनट इनवर्स, ऊपर आके मिनट,
तो टाइम किस में आ गया आपका, इतना मिनट में। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर कंप्लीशन ऑफ 60%। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए योर KT इज इक्वल्स टू 2.303 log R0 upon R. Okay, yes sir, we know this. Now putting these values, what do I know? First order reaction is 100 minutes, time is given as 100 minute. Okay, now if R0 equals to 100 परसेंटेज में, तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लिया। R0 अगर मेरे पास 100 है तो वैल्यू ऑफ R इज हाउ मच, कितना हो, कितनी परसेंट रिएक्शन हो गई, 40%, 60% रिएक्शन हो चुकी है, कितना बचा है 40%। तो अगर 100 था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी और 60% रिएक्शन हो गई तो कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई, 60% हो चुकी है, तो कितना बचा ये 100 माइनस 60, तो विच इज कंसंट्रेशन ऑफ R इज हाउ मच 40। ठीक है, तो अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये क्वेश्चन थी तो मैं यहाँ से सारी वैल्यू पुट करके कैन आई कैलकुलेट K? यस, आई कैन कैलकुलेट K फ्रॉम हियर। K into 100 is how much? This is 2.303 log R0 is 100 upon 40. Okay, which is K is equals to 2.303 upon 100. This is log 2.5. तो असर कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉग ये, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन कैलकुलेट दिस एस, ऐसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, log 10 upon 4 को लिख सकता हूँ मैं log 10 माइनस log 4। ओके, कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं इसको, 2.303 अपॉन 100 log 10 की वैल्यू बेस 10 पे चल रहा है ये 1 माइनस, सर मेरे को तो log 4 भी नहीं पता क्या होता है। log 4 यू कैन कैलकुलेट कैसे, log 2 का होल स्क्वायर लिख सकती है मैंने इसको, log 2 का होल स्क्वायर, और यू कैन कैलकुलेट 2.303 अपॉन 100 माइनस 2 log 2, दिस इज 2 log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 इंटू 2, तो विच इज 2.303 अपॉन 100, ये 0.3010 तो 0.6020 माइनस 1 विच विल केम आउट टू बी सम 0.397। ओके, तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अभी कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो K की यूनिट टाइम इनवर्स, किस में दे रखा था मुझे टाइम, मिनट्स में, तो विच इज इतना मिनट इनवर्स, तो मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से, रेट कांस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द टाइम इन 90% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, टाइम बताया 90% के लिए, कैलकुलेट करते हैं तो K इंटू T 90% के लिए कितना होगा, 2.303 log R0 अगर 100 है तो R कितना होगा, 90% रिएक्शन हो चुकी है, कितनी बची है 10% बची है परसेंटेज, तो ये 100 है तो ये कितना हुआ 10, विच इज 100 माइनस 90। ओके, तो T 90% इज हाउ मच, 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 10 कट गया, तो T 90% इज हाउ मच, 2.303 अपॉन K log 10 इज ऑलरेडी 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ K फ्रॉम हेयर, K की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दोगे तो योर T 90% विल बी, दिस इज 2.303 अपॉन K की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 2.303 इंटू 0.397 इंटू 100, तो ये हट गया, तो T 90% की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट इट ईजिली, दिस मच मिनट्स, तो यहाँ आपने क्या निकाल लिया, 90% का टाइम निकाल लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट अवर वन शॉट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आप इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक देनी है आपको, तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट इन कमेंट। प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको कभी भी डाउट है, किसी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करके अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।